नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी की करेंगे जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है शाइस्ता और जैनब। दूसरी खबर में बात धर्मांतरण की, तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की, चौथी खबर में बात आतंकी की। सबसे पहले बात शाइस्ता और जैनब की। उमेश पाल हत्याकांड को हुए 4 महीने गुजर चुके हैं। 24 फरवरी को हुए इस हत्याकांड में उमेश पाल सहित उनके 2 गनर को दिन दहाड़े अतीक के शूटरों ने गोलियों से भून दिया था। इस हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। विपक्ष को हमलावर होते देख एक्शन में आई योगी सरकार ने पुलिस को जल्द से जल्द हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया। नतीजा ये रहा कि पुलिस की टीम 24 घंटे हत्यारों की तलाश में खाक छानने लगी। एक एक कर पुलिस ने अतीक के बेटे सहित 4 शूटरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जिनमें शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान, शूटर गुलाम, अतीक का बेटा असद और एक अन्य हत्यारा भी था। जिस दिन अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ उसके दूसरे दिन पुलिस हिरासत में मेडिकल के लिए अस्पताल जा रहे अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ को भी गोलियों से भून दिया गया। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के अन्य शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर सहित अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा फरार चल रही। फरारी काट रही शाइस्ता और जैनब अब तक हाथ नहीं लगी। अब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर ये दोनों पकड़ में क्यों नहीं आ रही। दरअसल जब ये दोनों फरार हुई थी तब वो घरों से एक साथ भागी हो, मगर इतनी लाशें बिछ जाने के बाद ये लोग हरगिज साथ में नहीं होगी, क्योंकि साथ रहने में इन्हें एक साथ गिरफ्तारी का खतरा ज्यादा होगा। और दोनों ही आखिरी दम तक गिरफ्तारी ना होने पर अड़ी हुई है। ना तो ये दोनों सरेंडर करेगी और ना ही गिरफ्तार होने के लिए कोई भी गलती करेगी। दरअसल घी अब सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं। हालांकि एक बात तो है, इस कदर की खतरनाक मोस्ट वांटेड का 4 महीने तक पकड़ा न जाना गंभीर बात है। लेकिन अब वो वक्त बेहद करीब आ चुका है जब इन दोनों फरार महिलाओं की गिरफ्तारी की तलवार इनके सिर पर लटकने लगी। इसी संभावित खतरे के मद्देनजर अब दोनों ने अपनी फरारी काटने की रणनीति भी बदल दी होगी। पुलिस से बचने के लिए अब दोनों ही साथ साथ फरारी नहीं काट रही होगी, क्योंकि इन्हें शर्तिया इस बात का डर होगा कि अगर एक साथ दोनों पकड़ी गई तो फिर कहीं एक संग जेल जाती ही बाहर मौजूद इनके पतियों के खड़े किए गए काले कारोबार या साम्राज्य को कौन संभालेगा। दूसरा, इन्हें अब इस बात का भी डर होगा कि ज्यादा वक्त तक एक साथ रहने से पता नहीं इनमें से किसके साथ का कौन इंसान पुलिस से मुखबिरी कर डाले और दोनों एक ही जगह एक साथ पकड़ ली जाए। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है शाइस्ता और जैनब के बीच अतीक के सारे काले साम्राज्य का हकदार वही होगा जो पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से बच जाएगा। इस बात की भी डील हुई है। दूसरी खबर में बात कैरम खेलने के बहाने धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एटीएस ने धर्मांतरण करवाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी दूसरे धर्म के लोगों को अपने करीब लाने के बाद हनी ट्रैप के जरिए जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाते थे। इस मामले में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल आरोपियों ने बताया कि कैसे ऑनलाइन कैरम खेलते खेलते उन्होंने रोहित को फंसाया। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम नाजिम हसन, मोहम्मद सादिक और अजहर है। दरअसल एटीएस को बीते दिनों सूचना मिली थी कि सहारनपुर के रहने वाले कुछ लोगों का गिरोह दूसरे धर्म के लोगों को अपने जाल में फंसाकर मंत्रांतरण करवाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद एटीएस ने तीनों आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की और इंटरनेट मीडिया पर धर्मांतरण को लेकर इनके हरकतों को खंगाला तो पूरा मामला खुल गया। नाजिम लोगों को दवा देने और अलग अलग बीमारियों का इलाज करने के बहाने उनके घर में घुसपैठ करता था। इसी सिलसिले में उसने सहारनपुर के रहने वाले एक शख्स के घर घुसपैठ की, फिर उनके बेटे रोहित को अपने जाल में फंसा लिया। रोहित को मदरसे में बुलाकर नमाज पढ़ाना सिखाने के साथ साथ रोजा रखना भी सिखाया।
साथ ही लालच दिया कि इस्लाम धर्म कबूलने के बाद उसे नौकरी मिल जाएगी। इसी बीच इनके इशारे पर कर्नाटक के बेंगलुरु की रहने वाली रेशमा ने ऑनलाइन कैरम बोर्ड के जरिए रोहित के साथ नजदीकियां बढ़ा ली। वो भी उसे नमाज पढ़ना सिखाने लगी, उसे रोजा रखने के लिए कहने लगी, फिर निकाह करने के लिए उसका धर्मांतरण करवा दिया। इस काम में मोहम्मद सादिक और अजहर ने भी भूमिका निभाई थी। तीनों आरोपियों ने एटीएस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। रेशमा की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। दरअसल रेशमा का सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। सूत्रों की माने तो यूपी में भी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का कुनबा बढ़ेगा। जल्द ही सुभाषपा एनडीए में शामिल हो सकती है। सुभाषपा को अपने पाले में लाने के लिए महीनों से प्रयासरत यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयास अंतिम पड़ाव पर है। सूत्रों के मुताबिक ब्रजेश पाठक की दिल्ली में अमित शाह से इस सिलसिले में बात हो गई। अब पार्टी के पूरे हाईकमान की हरी झंडी मिलते ही गठबंधन पर मुहर लग जाएगी। प्रदेश नेतृत्व में सुभाषपा को लेकर मन पहले ही बन चुका था। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ धर्मपाल सिंह काफी पहले से इस ऑपरेशन में लगे हुए थे। बाद में सीएम योगी को भी मना लिया गया। दरअसल कहा जा रहा है कि पिछले महीने ही सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर दिल्ली दौरे पर गए थे, जहां उनकी मुलाकात 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री रहे अमित शाह से हो चुकी। राजनीति के जानकारों की माने तो ओपी राजभर ने भी इस बाबत अपना मन बना लिया है। बस बीजेपी आलाकमान से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं बीते दिनों जब अमित शाह लखनऊ आए थे तो भूपेंद्र चौधरी से इस गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। दावा यह भी किया जा रहा है कि कुछ सीटों को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। किस सिंबल पर राजभर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर बात फंसी हुई थी। इसी मामले को लेकर ही साल 2019 में भी राजभर एनडीए से अलग भी हुए थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि 2019 में राजभर की जिद थी कि उनके बेटे अरविंद राजभर को छड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि 2019 में बीजेपी ने राजभर का यह सुझाव नहीं माना था। उसका कहना था कि जैसे ही सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से लोकसभा का चुनाव बीजेपी के सिंबल पर लड़ना चाहते हैं, वैसे ही घोषी सीट से अरविंद राजभर भी प्रत्याशी बन सकते हैं। जबकि राजभर को मंजूर नहीं हुआ और गठबंधन टूट गया था। लेकिन सूत्रों की माने तो अब एनडीए में शामिल होने के बाद सुभाषपा प्रमुख को पहले की तरह कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा उनके बेटे अरविंद राजभर को बसपा से हारी हुई गाजीपुर लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया जाएगा। वहीं राजभर भी खुद गाजीपुर जिले की एक सीट से विधायक है। हालांकि इन सबसे अखिलेश यादव की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्षी एकता में फूट चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की टीम मजबूत पर मजबूत होती जा रही है, जिससे अखिलेश यादव टेंशन में आ गए। चौथी खबर में बात आतंकी की। यूपी एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें एक गोंडा का रहने वाला सद्दाम शेख भी है, उसके 3 बच्चे भी हैं। इस मामले में उसकी बीवी और सास ने चौंकाने वाली बातें बताई। सद्दाम की बीवी रुबीना ने कहा है कि वो गोंडा का रहने वाला नहीं। साल 2005 में गुजरात के लालापुरवा का रहने वाला राकेश उसको लेकर आया था। तब से वो यहीं रह रहा था। गांव में उसको जमीन दिलाई गई। इसके बाद साल 2010 में गांव के पूर्व प्रधान के रेशम फार्म में काम करने वाले खान साहब गांव के पूर्व प्रधान कल्लन ने उसकी शादी कराई थी। रुबीना ने बताया कि सद्दाम का आधार और राशन कार्ड और अन्य पेपर गांव के प्रधान गुड्डू सिंह ने बनवाए थे। वो गोंडा में बहुत शांत रहता था और कर्नाटक में रहकर गाड़ी चलाता था। वो अक्टूबर में गांव आया था। महिला का कहना है कि अगर सद्दाम देश के विरोध में काम करता था तो उसे सजा मिले। महिला ने आगे कहा कि बीते दिन पुलिस वाले आए थे। उन्होंने सद्दाम के बारे में पूछताछ की। इसके बाद पता चला कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर उन्होंने देश के साथ गद्दारी की तो सजा मिलनी चाहिए। हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। बताया कि सद्दाम उसे 6,000 से 7,000 रुपये महीने का खर्च देता था। महिला ने बताया कि हमने कई बार ये जानने की कोशिश की कि वो कहाँ का रहने वाला है, पर हर बार यही जवाब मिलता था कि हमारा कोई नहीं, हमारे माँ बाप मर चुके, वो हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उधर गांव के प्रधान अंकित सिंह ने बताया कि सद्दाम 2005 तक पुलिया के नीचे रहता था।
कल्लन ने उसको जमीन दिलाई और शादी कराई। हमने कोई पेपर नहीं तैयार कराया। प्रधान ने आरोप लगाया कि इसके साथ कल्लन के यहाँ एक और शख्स आया था, वो डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहता था। प्रधान के सनसनीखेज आरोप लगाया कि कल्लन के यहाँ एक सिकंदर नाम का शख्स भी है। फिलहाल वो कहाँ है इसका पता नहीं। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।